So today we are going to start one of the most important topics of Indian polity, that is federal system. And before we go into the lecture topic, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इंडिया में कौन ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल या स्टेट? देन सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं जैसे कोई देश जो है वो अपने लिए डिसीजन लेता है? एंड थर्ड क्वेश्चन ये है दैट क्या सेंटर जो है वो स्टेट के बाउंड्रीज को कभी भी अपने हिसाब से बदल सकता है? अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं है देन डोंट वरी, बाय एंड ऑफ दिस चैप्टर आप न सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे बल्कि यूपीएससी मेंस में इसका परफेक्ट आंसर भी लिख पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 72 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फेडरल सिस्टम। सो दिस आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं हम इन्फोसिस कंपनी का। सो इन्फोसिस जो कंपनी है उसका एक हेड ऑफिस है और इसके बहुत सारे ब्रांचेज हमें देखने को मिल जाते हैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट के अंदर। ओके, उसी प्रकार से इंडिया को आप एक कंपनी समझिए जिसका हेड ऑफिस सेंटर में है एंड जिसके ब्रांचेज जो हैं वो स्टेट्स के अंदर है। अब सवाल ये आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो ब्रांचेज होते हैं क्या वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं? इन्फोसिस कंपनी के जो ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट में हैं, क्या वो खुद में ही सारे डिसीजंस ले सकते हैं इंडिपेंडेंट वे में? तो जी नहीं, वो कंसल्ट करेंगे हेड ऑफिस से, उसके बाद ही वो फाइनल डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। और इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया है दो टाइप में, एक को यूनिटरी गवर्नमेंट हम कहते हैं और दूसरे को फेडरल गवर्नमेंट हम कहते हैं। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? सो ये क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में रिलेशन कैसा है, उसके बेसिस पे ही हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो किया जा रहा है एंड इस पर्टिकुलर कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है। सो जहां भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो होता है वहां पे सारे जो पावर्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। रीजनल जो गवर्नमेंट्स हैं अगर एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे देखा जाता है कि जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है वहां पे रीजनल गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इन केस अगर एग्जिस्ट करेंगी तो जो पावर है रीजनल गवर्नमेंट का वो आता है थ्रू ऑथोरिटी गिवन बाय द सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी उसी के हिसाब से रीजनल गवर्नमेंट जो है उसको चलना होता है, पूरी तरीके से वो फ्री नहीं होते हैं। ओके, देन जहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है वहां पे पावर जो है वो डिवाइडेड हमें देखने को मिलता है। नेशनल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स होते हैं एंड रीजनल यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके कुछ पावर्स होते हैं। लिमिटेशंस जो है वो बता दी जाती है कि इतना दायरा जो है नेशनल गवर्नमेंट का होगा एंड इतना दायरा जो है वो रीजनल यानी स्टेट गवर्नमेंट का होगा। सो ये जो डिवीजन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है एंड दोनों लेवल जो है वो ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंट वे में इन देयर जुरिडिक्शन, यानी जहां पे प्योरली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगा वहां पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अपना जुरिडिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वे में देखती है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो जुरिडिक्शन का पावर है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सब जगहों पे देखने को मिलता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखना चाहें तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सब जगहों पे हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम समझेंगे कि फेडरेशन का मतलब क्या है, बिकॉज फेडरेशन जब बनता है तो ही वहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो फेडरेशन जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड क्या है? वो लैटिन वर्ड है फोडस या फेडस। ठीक है, आपको जो प्रोनाउंस करना है आप वो प्रोनाउंस कीजिए। कहीं पे आपको ये चीज जो है वो फीडस लिखी हुई मिलेगी, ठीक है,
कहीं पे आपको ये फेडस मिलेगा और कहीं पे आपको फोडस मिलेगा। ठीक है, गूगल में आप देखेंगे तो फोडस जो है वो प्रेफर किया जाता है। सो फेडरेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फोडस से निकल के आता है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। तो फेडरेशन क्या हो गया? फेडरेशन मीन्स ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो फॉर्म किया गया है बाय एन एग्रीमेंट एमंग द यूनिट्स। यूनिट्स यानी जब स्टेट्स यानी छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं वो एग्रीमेंट करके एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो खड़ा करते हैं, उसी को हम फेडरेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो एरियाज हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग जो है इंटरकनेक्टेड रहेंगे और हम लोग एक देश के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा जहां भी पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलता है तो वहां पे हम कहते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो होता है। ये एक क्या है? ये एक फेडरेशन है। और ये जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की बात की जाती है, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि जो यूनिट्स हैं उनको हम स्टेट्स के नाम से जानते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी स्टेट्स को यूनाइट करके अमेरिका जो है वो बनता है। देन स्विट्जरलैंड में ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कैंटस कहा जाता है। ठीक है, कनाडा के अंदर इनको प्रोविंस कहा जाता है, रशिया के अंदर इनको रिपब्लिक्स कहा जाता है। यानी विद रिस्पेक्ट टू रशिया अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि जो रिपब्लिक्स हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया और फिर एक देश के रूप में वो खड़ा हुए। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फेडरेशन। आई होप कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफरेंस देखें, कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे फॉलो होता है वहां पे हमें ड्वेल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। बट यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पे फॉलो होता है वहां पे हमें सिंगल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें तो जहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, एंड यूनिटरी जहां पे गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं? सो यूएसए का हम एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूके का हम एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन डिवीजन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे है वहां पे पावर जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बट यूनिटरी फॉर्म के अंदर कोई डिवीजन ऑफ पावर जो है वो नहीं होता है, सारे जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहती है। सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें तो जहां पे फेडरेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही की जाती है। बट जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी सुप्रीम। जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर आपको क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो मिल जाता है, और इंग्लैंड के अंदर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे सुप्रीम नहीं है। देन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में बदलाव लाना जो है वो मुश्किल होता है। एंड जहां पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लैक्सिबल हो सकता है या फिर रिजिड भी वो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि वो किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट करते हैं। ठीक है, देन जुडिशरी की अगर हम बात करें यानी न्यायपालिका के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट जहां भी होती है वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें देखने को मिल जाती है, एंड जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट होता है वहां पे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है या वो इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है। विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर अगर हम कंपेयर करें तो जहां पे फेडरल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है वहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमें देखने को मिल जाता है। बट जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है वहां पे लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकैमरल हो सकता है या फिर बाई कैमरल भी हो सकता है। सो फेडरेशन जो है वो कितने प्रकार से बनते हैं? तो फेडरेशन जो है वो दो तरीके से बनते हैं। फर्स्ट है बाई इंटीग्रेशन। तो बाई इंटीग्रेशन में फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसा होता है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे जो एरियाज हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं और फिर वो एग्रीमेंट करके एक कंट्री के रूप में खुद को स्टैब्लिश करते हैं, एक
नेशन के रूप में खुद को स्टैब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार से जब फेडरेशन बनता है तो इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन हम कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है अमेरिकन मॉडल में। ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ कि छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल है। देन सेकेंड जो तरीका है जिससे फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं बाय डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि बड़ा जो यूनिट है वो स्टेट्स के रूप में ब्रेक होता है और फिर वो फेडरेशन के रूप में एग्जिस्ट करता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। ओके, होल्डिंग टुगेदर। तो आपको याद रखना होगा कि फेडरेशन के फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं, एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ा यूनिट जो है वो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाए, उसके लिए क्या करती है कि अपने हिस्से को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, और जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको इंडिपेंडेंट कुछ पावर्स दिए जाते हैं, बट अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो इस प्रकार का जहां भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट फॉलो होता है उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हम कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हमें देखने को मिल जाता है, कनाडा जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या फिर डिसइंटीग्रेशन फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल देखने को मिल जाता है। अब सवाल ये आ जाता है दैट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन सा मॉडल जो है वो ज्यादा सुटेबल है इंडिया के रिस्पेक्ट में, कमिंग टुगेदर का या होल्डिंग टुगेदर का, तो आपको याद रखना है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, यानी इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जहां पर एक बड़े देश को इफिशिएंटली गवर्न करने के लिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो अब हम बात करेंगे इंडियन फेडरेशन के बैकग्राउंड की। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो फॉलो किया जाता है। तो अब ये सवाल उठ जाता है कि इंडिया ने फेडरल सिस्टम को क्यों एडॉप्ट किया, बिकॉज इंडिया को अगर हम देखें तो साइज जो है इंडिया का एज अ कंट्री वो काफी बड़ा हो जाता है, एंड सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा है इंडिया में। सो क्योंकि इंडिया का साइज जो है वो बड़ा है, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके वजह से ये जरूरी हो जाता है कि एक ऐसा सिस्टम को एडॉप्ट किया जाए कि हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को सिक्योर कर पाएं, एट द सेम टाइम जो स्टेट्स हैं उनको हम ऑटोनॉमी भी दे पाएं। और ये चीज कहाँ पे पॉसिबल हो पाती है, ये चीज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पॉसिबल हो पाती है। दैट्स वाई इंडिया ने फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया है। सो इंपॉर्टेंट इनसाइट क्या आपको लेना है यहाँ से, तो आपको ये समझना है कि फेडरल सिस्टम जो है वो इंडिया में इसलिए अडेप्ट किया गया है ताकि एफिशिएंट गवर्नेंस जो है वो बना के रखा जा सके, इंश्योर किया जा सके थ्रू आउट द कंट्री, एंड एक बैलेंस बना के रखा जा सके बिटवीन यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखेंगे तो आपको फेडरेशन वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओके, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 जब खोल के देखते हैं तो वहां पे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स के हिसाब से बताया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम आर्टिकल नंबर 1 को देखते हैं। पहली चीज कि यहाँ पे भारत के यानी हमारे देश के दो नाम दिए गए हैं, इंडिया दैट इज भारत, यानी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया वर्ड भी यूज कर सकती है और भारत वर्ड भी यूज कर सकती है हमारे देश के नाम के लिए। और वहां पे कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। शैल वर्ड जब यूज किया जाता है तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, वहां पे विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं यूज किया गया है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है, जो कि बताता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स ही रहेगा।
सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ स्टेट्स? यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो क्यों प्रेफर किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स जो फ्रेज है वो इसलिए एडप्ट किया गया है, इसलिए प्रेफर किया गया है बिकॉज इंडिया जो एज ए नेशन हमें देखने को मिलता है वो कोई रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट का जो स्टेट्स के बीच में हुआ हो। ठीक है, इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, यानी स्टेट्स ने यहाँ पे मिलके एग्रीमेंट करके इंडिया को क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो फ्रेज यूज किया गया है इंडिया के लिए। एंड जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है टू सेसीड, यानी जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करें। सो कंक्लूजन में आपको क्या याद रखना है दैट इंडियन जो फेडरेशन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन होल्ड करता है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी इंडियन यूनियन जो है उससे स्टेट्स जो हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बट जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को यूनियन जो है वो चेंज कर सकता है, यानी स्टेट जो है उसको डिस्ट्रक्ट कर सकता है। डिस्ट्रक्ट जो है वहां पे पॉजिटिव सेंस में हमें लेना है, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। सो दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब मॉडल ऑफ इंडियन फेडरेशन को हम देखेंगे। सो मॉडल ऑफ इंडियन फेडरेशन जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड है? तो कैनेडियन जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड है इंडियन फेडरेशन। कैनेडियन मॉडल में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास लिमिटेड पावर है। और मॉडल ऑफ इंडियन फेडरेशन जो है वो अमेरिकन मॉडल के ऊपर बेस्ड नहीं है, बिकॉज अमेरिका के अंदर प्योर फॉर्म ऑफ फेडरेशन हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट जो हैं वो एग्री हुए, एक एग्रीमेंट किए और उसके बाद उन्होंने नेशन का क्रिएशन किया। बट हमने अभी देखा कि इंडिया के रिस्पेक्ट में ऐसी चीज नहीं हुई है। देन हम देखते हैं कि इंडियन जो फेडरेशन का मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल के साथ सिमिलरिटी होल्ड करता है, बिकॉज दोनों जो हैं फॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे बने हैं, यानी जो बड़ा एरिया है देश का उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है फॉर बेटर एफिशिएंसी, फॉर बेटर गवर्नेंस। एंड इंडिया में हम देखते हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो भी मेंटेन होकर रहे, जो डाइवर्सिटी है उसको भी हम वैल्यू दें, एंड स्टेट जो हैं उनके बीच में और डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए ताकि यूनिटी जो है वो इंश्योर हो, इस वजह से इस मॉडल को सेलेक्ट किया गया है। देन प्रेफर जो टर्म किया गया है वो किया गया है यूनियन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो हमें इंडियन फेडरेशन मॉडल में देखने को मिलता है, जैसा कि कैनेडियन मॉडल में भी हमें देखने को मिल जाता है। सो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है उसको देखना शुरू करेंगे। सो फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इट होल्ड्स ड्वेल पॉलिटी। ड्वेल पॉलिटी होल्ड करता है, इसका क्या मतलब है कि दो लेवल पे हमें गवर्नमेंट देखने को मिल जाता है। एक है यूनियन लेवल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। और डिवीजन ऑफ फंक्शंस या डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रखा गया है, एंड स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों को रखा गया है। देन सेकेंड जो फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करते हैं, और आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओरिजिनली हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे एंड 8 शेड्यूल थे। ठीक है, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तब। बट एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि लगभग 470 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स, आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है और आपको एग्जैक्ट याद भी नहीं रखना है। बहुत ही रेयर कंडीशन में ये पूछा जाता है कि प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, बट आपको याद रखना है कि 12 शेड्यूल हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, पावर को, लिमिट सेट किया हुआ है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, ताकि चीजें जो है वो बैलेंस वे में सही तरीके से चल सके। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, बिकॉज रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम अथॉरिटी है कंट्री में, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारी चीजें जो है वो चलेंगी। देन थर्ड जो है फीचर वो है डिवीजन ऑफ पावर।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि 3 लिस्ट जो है दिए गए हैं 7th शेड्यूल के अंदर। पहला जो लिस्ट है वो कहलाता है यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर 98 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यूनियन लिस्ट वो कौन से लिस्ट है? यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा का है। स्टेट लिस्ट कौन से लिस्ट होते हैं? तो इस लिस्ट में वो सारी चीजें बताई गई हैं जिनके ऊपर कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, देन कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि इस लिस्ट में वो चीजें फॉल होती है जिसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है। बट अगर एक ही मुद्दे के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बना दिया तो किसका कानून जो है वो माना जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जब भी एक ही मुद्दे पे जो मुद्दा कंकरेंट लिस्ट के अंदर है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बना दिया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा, यानी उसको मान्यता दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट वाला जो वो कानून है उसी टॉपिक पे वो हट जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो रेसिडरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है, रेसिडरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका क्या मतलब है? तो वो चीजें जो तीनों लिस्टों में मेंशन नहीं की गई है उनके ऊपर अगर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाईएस्ट लॉ है, संविधान के हिसाब से ही सब लोग चलेंगे। सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे जो बॉडीज हैं वो संविधान के हिसाब से ही चलेंगे और कोई भी कानून अगर संविधान को वायलेट करेगा तो वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। और ये चीज आर्टिकल नंबर 13 के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। यानी आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनवैलिड हो, जो फंडामेंटल राइट के हिसाब से इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, देन जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर होता है बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंश्योर करती है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंटेन होकर रहे। एंड साथ ही साथ हाई कोर्ट जो है वो भी इंश्योर करती है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंटेन होकर रहे। और वो कैसे इंश्योर करती है? बाय जुडिशियल रिव्यू, यानी जो जुडिशरी है उनके पास ये पावर है कि वो चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कानून जो बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा वो वैलिड है कि इनवैलिड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। बट जब हम फेडरल नेचर की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है विद रिस्पेक्ट टू फेडरल प्रोविजन। बिकॉज जब भी कोई चीज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड है और उस लॉ की वजह से स्टेट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस लॉ को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी जो है वो पार्लियामेंट में चाहिए होती है। और साथ ही साथ मोर देन 50% स्टेट्स जो हैं अगर उस चीज को पास करेंगे तो ही वो फेडरल प्रोविजन जो है वो लॉ बनता है, अदरवाइज वो लॉ नहीं बनता है। और इस चीज को हमने आर्टिकल नंबर 368 के तहत बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां से उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो हमें देखने को मिलता है जो कि हेड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जुडिशरी का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिजॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। जो सेंटर स्टेट रिलेटेड डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंडर फॉल होते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो केस जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट डील करती है, कोई भी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको डील नहीं करते हैं। ठीक है, देन बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। पार्लियामेंट के तहत हम देखते हैं कि राज्यसभा हमें देखने को मिलता है, लोकसभा हमें देखने को मिलता है। एंड राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, लोकसभा में जनता का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। राज्यसभा जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है एंड फेडरल बैलेंस जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।
सो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।